नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने चाइना से रिलेटेड मेरे काफी सारे वीडियो मेरे इस चैनल पर उल्टा सीधा भाई भारत में देखे होंगे, जहां मैंने आपको बताया कि चाइना की कौन सी सिटी में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है और चाइना में क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको होलसेल में मिलते हैं। दोस्तों, अक्सर मेरे सामने एक सवाल आता है जो काफी सारे दोस्त मुझसे करते हैं कि सर एक चीज बताइए कि चाइना के अंदर दो मार्केट काफी फेमस है। पहली है ईवू सिटी, दूसरी है ग्वांगझोउ सिटी। अब हम ग्वांगझोउ जाएं या ईवू जाएं जहां से हम होलसेल परचेजिंग कर सकें, कौन सी सिटी हमारे लिए आसान रहेगी, किस सिटी में हमें आसानी से सामान मिल जाएगा, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें यहां पर 2 पैसे की कमाई हो जाए। दोस्तों, वाकई काफी सारे लोगों के दिमाग में यह बात आती है कि ग्वांगझोउ अच्छा है या ईवू सिटी अच्छी है होलसेल परचेजिंग के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे, इन दोनों शहरों ईवू और ग्वांगझोउ के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि क्या चीज अच्छी है और हमें कहां जाना चाहिए। दोस्तों, मेन बात मैं आपको बता दूं, आपका प्रोडक्ट क्या है इसकी नॉलेज आपको पहले होनी चाहिए। आप जो भी परचेजिंग करना चाहते हैं चाइना से, आप अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन सर्च कीजिए कि वो चाइना के किस शहर में मिलता है, ग्वांगझोउ में, ईवू में या चाइना की किसी अन्य सिटी में, अन्य प्रोविंस में मिलता है। तभी आप प्लान करके चाइना जाने की सोचें। अदरवाइज ऐसे तुक्के से ना ग्वांगझोउ जाए, ना ईवू जाए, ना चाइना की किसी सिटी में। आपकी सर्च पूरी होनी चाहिए। खैर, आज के इस वीडियो में हम ग्वांगझोउ और ईवू के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी सिटी बेस्ट है परचेजिंग के लिए। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जो चाइना जाना चाहता है कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और अंत में मुझे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करेंगे ग्वांगझोउ और ईवू के बारे में कि वहां कैसे पहुंचा जाए। देखिए दोस्तों, मैं इंडिया से हूं तो मैं इंडिया से बताऊंगा कि आपको इंडिया से अगर आप ग्वांगझोउ जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं, ईवू जाना चाहते हैं और कैसे जाएं, और क्या आपका तकरीबन एयर फ्लाइट का खर्चा आ जाएगा ग्वांगझोउ या ईवू पहुंचने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वांगझोउ की। देखिए दोस्तों, आज से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, जब कोरोना नहीं था, उससे पहले डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया टू चाइना खूब चला करती थी, जिनकी टिकट बड़ी आसानी से सस्ती मिल जाती थी, क्योंकि आपकी डायरेक्ट फ्लाइट थी दिल्ली टू ग्वांगझोउ, और जिसमें ईस्टर्न चाइना, साउदर्न चाइना, चाइना की और एक फ्लाइट थी, और इंडिगो, एयर इंडिया, काफी सारी फ्लाइट थी जो चाइना डेली अप एंड डाउन करती थी। लेकिन अभी कोरोना के बाद से ये हमारे दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट बंद हो चुकी है, इसलिए किराया काफी बढ़ गया है और जो फ्लाइट है वो वाया करके जाती है, जैसे कि वाया हांगकांग, वाया सिंगापुर, वाया थाईलैंड, वाया बैंकॉक, वाया और भी मलेशिया हो गई, और दूसरी कंट्रीज के थ्रू ये पहुंचती है, जो काफी महंगी पड़ती है। आप पहले डायरेक्टली 4-5-6 घंटे के अंदर ग्वांगझोउ पहुंच जाते थे, लेकिन अभी पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। वो टाइम, क्योंकि वाया है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, इसलिए वो टाइम बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहले ग्वांगझोउ जाते थे तो तकरीबन 20-25 हजार, 30 हजार मैक्सिमम में आपकी आने जाने की टिकट हो जाती थी डायरेक्ट फ्लाइट में। लेकिन अभी थोड़ा सा टिकट का प्राइस बढ़ गया है। आप ग्वांगझोउ जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीक जो इंडिया से पड़ता है वो है ग्वांगझोउ। इसके लिए आप सबसे ज्यादा दोस्तों क्या कीजिए कि आप हांगकांग की फ्लाइट लीजिए। हांगकांग पहुंचने के बाद हांगकांग टू चाइना बाय रोड, बाय फेरी, बाय फ्लाइट, बाय टैक्सी, आप बाय बुलेट ट्रेन आप इजीली जा सकते हैं। तो हांगकांग का किराया थोड़ा सस्ता पड़ेगा। उसके बाद ग्वांगझोउ चाहिए, ग्वांगझोउ एयरपोर्ट के पास या ग्वांगझोउ मार्केट में पहुंचने के बाद आप अपने होटल तक इजीली पहुंच सकते हैं। तकरीबन हांगकांग की टिकट आपको पड़ेगी 25 से 30 हजार के करीब पड़ेगी। हाँ, कभी आपने अगर एडवांस में बुक करा ली तो थोड़ी सस्ती और थोड़ी महंगी भी पड़ सकती है, लेकिन आप एक बार चेक करते रहिएगा। तो ग्वांगझोउ पहुंचना आपके लिए बहुत आसान होगा। ग्वांगझोउ की मार्केट तक पहुंचना, सोर्सिंग करना आपके लिए आसान होगा, आपका पैसा कम लगेगा। लेकिन वहीं हम ईवू की बात करें तो दोस्तों, ईवू चाइना का जो शहर है वो थोड़ा सा दूर है, यानी कि ग्वांगझोउ से करीब 1400 किलोमीटर की दूर है। और आप ग्वांगझोउ से अगर ईवू जाते हैं तो बाय फ्लाइट जा सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए कि दिल्ली टू मुंबई जा रहे हैं, अब दिल्ली टू मुंबई का किराया अगर बाय एयर देखते हैं 5-6 हजार रुपए में इजीली टिकट मिल जाती है। लेकिन चाइना के अंदर ग्वांगझोउ से ईवू तक जाएंगे तो आपको 8 से 10, 12 हजार, 15 हजार तक की टिकट मिलेगी। तो थोड़ा फेयर जो है उसका, फ्लाइट की टिकट थोड़ी महंगी पड़ेगी। अगर आप बुलेट ट्रेन से जाते हैं जो 7 से 8 घंटे लेती है ग्वांगझोउ टू ईवू जाने के, तो उसका किराया भी करीब 8 हजार रुपए के आसपास पड़ेगा। अगर आप लोकल ट्रेन से जाते हैं
तो लोकल ट्रेन से भी आपका किराया 4 से 5 हजार रुपये पड़ेगा और जो 16 से 17 घंटे का वक्त लेगी। तो दोस्तों टैक्सी वैक्सी और बस ऑप्शन इसके लिए बढ़िया नहीं है क्योंकि लंबा सफर है। तो दोस्तों अगर आपको ईवू पहुंचना है, ग्वांगझोउ नहीं जाना, आप ईवू जाना चाहते हैं, तो आप शंघाई की फ्लाइट ले सकते हैं जो कनेक्टिंग जाएगी किसी भी कंट्री से होते हुए। जैसे मैं नॉर्मली हांगकांग की फ्लाइट लेता हूं, हांगकांग की कनेक्टिंग फ्लाइट मेरी दूसरी होती है, वो शंघाई चली जाती है। शंघाई से मैं वहां पर चला जाता हूं बड़ी आसानी से। शंघाई टू ईवू का रास्ता है 4 घंटे। लेकिन दोस्तों अगर आप 4 घंटे की आप टैक्सी ले सकते हैं, टैक्सी का रास्ता है। बुलेट ट्रेन लेते हैं तो 1.5 घंटे का समय लगता है। बस से जाते हैं तो वो भी 4-1 घंटे का टाइम लेती है बस। तो दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन है कि बुलेट ट्रेन आप शंघाई टू ईवू की ले सकते हैं। ईवू में भी वैसे एक एयरपोर्ट है लेकिन वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। और अगर आप दिल्ली टू अपनी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है बुक करते हैं तो ईवू तक का फेयर काफी सारा महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा है शंघाई भी नहीं जाते। अगर आपको हांगझोउ बिल्कुल चाइना से ईवू सिटी से बहुत ही नजदीक एक शहर है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपको हांगकांग से या कहीं के लिए भी हांगझोउ के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट मिल जाएगी। आप उस कनेक्टिंग फ्लाइट के थ्रू उस वहां पर जाइए तो आपका वहां से ईवू का रास्ता करीब करीब, बुलेट से अगर जाते हैं बुलेट ट्रेन से हांगझोउ से ईवू, तो करीब करीब आपका किराया लगेगा 57-55 RMB बुलेट ट्रेन से और 40 से 45 मिनट में आप ईवू शहर पहुंच जाएंगे। अगर बाय टैक्सी जाते हैं तो मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप बाय टैक्सी भी वहां पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन ईवू तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और किराया आपका ज्यादा लगेगा। तकरीबन मान लीजिए आपने दिल्ली टू हांगझोउ की रिटर्न टिकट भी कराते हैं हांगझोउ से, तो आपका किराया करीब करीब पड़ेगा 40,000 से लेकर 50,000 55,000 अगर आप एडवांस में कराते हैं। अगर थोड़ा लेट कराते हैं, एकदम इमरजेंसी में कराते हैं, तो वो 60,000 70,000 80,000 तक जा सकता है। शंघाई का किराया 2-4-5,000 हांगझोउ के मुकाबले सस्ता पड़ेगा। लेकिन शंघाई थोड़ा 4 घंटे का दूरी पे है जो बाय टैक्सी से, बाय बुलेट से 1.5 घंटे के लिए। तो दोस्तों अब आप खुद सोचिए कि ग्वांगझोउ जाने के लिए आप अगर ग्वांगझोउ जाते हैं तो उसका किराया थोड़ा सस्ता पड़ता है, ईवू जाते हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि हाउ टू रीच ग्वांगझोउ और ईवू। दोस्तों आप ग्वांगझोउ या ईवू पहुंच गए तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब इस टॉपिक पे कि होटल एंड रेस्टोरेंट। देखिए दोस्तों हम इंडियन हैं, हम चाहते हैं कि हमारी तरह का खाना पीना मिले, हमारे लोग वहां पर देखने को मिले ताकि हमारी हेल्प हो सके, हम किसी मार्केट में परचेजिंग करने आए हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्वांगझोउ में होटल्स के और इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में। देखिए दोस्तों ग्वांगझोउ एक बहुत बड़ा शहर है, ईवू के मुकाबले काफी बड़ा शहर है और एक ओल्ड सिटी भी है, पुराना शहर भी है। तो वहां पर आपको होटलों की भरमार मिलेगी। लेकिन हम इंडियन हैं, हम चाहते हैं कि यार हम इंडियंस के लोगों के आसपास रहे। तो मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताया कि ग्वांगझोउ में एक स्ट्रीट है लुजिंग लू रोड है, उस रोड के आसपास रहिए। वहां पर आपको काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, आपको काफी सारे इंडियंस वहां पर देखने को मिलेंगे। वैसे तो पूरी दुनिया से लोग वहां पर आते हैं लुजिंग लू के आसपास, आपको अफ्रीकन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और लेकिन दूसरे देशों के लोग भी मिलेंगे क्योंकि ग्वांगझोउ बहुत बड़ी सिटी है। तो आप वहां पर लुजिंग लू पे जाएंगे तो उसके आसपास आपको इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। तो आप इंडियन रेस्टोरेंट पे खाने का मजा ले सकते हैं क्योंकि चाइनीज खाना शायद आप पहली बार जाए तो नहीं खा पाएंगे। तो ग्वांगझोउ में अंदर आप जा सकते हैं। वैसे ग्वांगझोउ में होटल्स का किराया लुजिंग लू हो या उसके आसपास जो अच्छी फेमस जगह है वहां पर थोड़ा सा ईवू के मुकाबले महंगा है। लेकिन अगर आप किसी चाइनीज का होटल ले लेते हैं, थोड़ी सी दूरी पे ले लेते हैं, या जो आपका सप्लायर है, जो आपका आप जहां से सामान खरीदने के लिए ग्वांगझोउ में गए उसके ही फैक्ट्री के या उसके वेयर हाउस के आसपास ले लेते हैं, तो आपको कोई चाइनीज होटल ले लेते हैं तो सस्ता भी मिल सकता है। 2-2.5 हजार रुपए में आपको रूम पर डे पे मिल सकता है। लेकिन लुजिंग लू के आसपास आप लेते हैं तो 3-3.5 4 हजार रुपए। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कैंटन फेयर जब भी होता है अप्रैल और अक्टूबर के अंदर, उस दौरान अगर आप जाते हैं ईवू और ग्वांगझोउ में तो वहां पर आपको होटल के रेट काफी ज्यादा मिलेंगे। जो 2-3 हजार रुपए वाला होटल है वो आपको 5 से 7 हजार रुपए पड़ेगा। तो थोड़ा टाइमिंग देख के चलिएगा। और चाइनीज हॉलीडे के टाइम पर भी आप ग्वांगझोउ में या चाइना में किसी भी सिटी में ना जाएं, वहां पर होटल्स के किराए थोड़े बढ़ जाते हैं और काफी क्राउडेड होता है और सारे ऑफिस और मार्केट बंद होती हैं। तो हॉलीडेज जब भी हो आप एक बार नेट पे चेक करके जाइएगा कि चाइना के हॉलीडेज कब है। नॉर्मली जैसे उनका न्यू ईयर होता है जो जनवरी और फरवरी के बीच में रहता है, उनके लेबर डे की छुट्टियां होती है या उनका नेशनल हॉलीडे होता है, 7-8 दिन की छुट्टी होती है, अक्टूबर के अंदर होता है और लेबर डे मई में होता है। तो इन दिनों में मत जाइएगा
ताकि आपको महंगा होटल ना मिले और आपको सप्लायर भी नहीं मिलेंगे, तो आप क्या करने जाएंगे चाइना। तो दोस्तों ग्वांगझोउ के अंदर आप कहीं भी ठहर सकते हैं, बहुत बड़ी सिटी है, कहीं भी जहां आपका नजदीक सप्लायर हो वहीं ठहरिए। बस इंडियन खाने के लिए आपको लुजिंग लू के आसपास देखना पड़ेगा, वहां पर इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। इंडियन रेस्टोरेंट पे जो खाना है बहुत ही लजीज मिलेगा, प्राइस इंडिया के मुकाबले थोड़े से ज्यादा होंगे, लेकिन चलो पराये देश में अपने देश की खुशबू, आपको खाने को तो अपना देश का खाना मिलेगा ना। अब यही बात करते हैं मैं ईवू की। ईवू में होटल एंड रेस्टोरेंट। देखिए दोस्तों, ईवू एक डेवलप्ड सिटी है, बहुत बड़ी ग्वांगझोउ की तरह बहुत बड़ी सिटी नहीं है। वहां एक मार्केट है और बाकी दूसरी मार्केट भी है, छोटी छोटी है, लेकिन ईवू में एक बड़ी मार्केट है जो दुनिया में सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। उसी के पास में एक स्ट्रीट है जिसका नाम है चेंगबाई लू। चेंगबाई लू, आप उस रोड पे तो उस स्ट्रीट पे रहिए, क्योंकि वहां पर जितने भी भारतीय व्यापारी हैं वो चेंगबाई लू पे जाके ठहरते हैं। क्योंकि उस रोड के ऊपर आप जब ठहरेंगे तो एक स्ट्रीट है जिसपे 10-12 रेस्टोरेंट बने हुए हैं, 5-7 होटल्स हैं, उसके आसपास भी काफी होटल है। ऐसा नहीं कि ईवू सिटी में होटल्स ही नहीं है, लेकिन चेंगबाई लू के जो है उस रोड के ऊपर आपको काफी सारे इंडियन होटल मिलेंगे, इंडियन खाना मिलेगा, इंडियन ग्रोसरी स्टोर मिलेंगे, तो आप वहां जाके ठहरिए। उस रोड पे ठहरने का एक फायदा और है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्ट वहां से मात्र 500-600 मीटर की दूरी पे है। आप आराम से वॉकिंग डिस्टेंस 5 से 10 मिनट का है, आप इजीली उस मार्केट में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, और रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं, आपको इंडियन खाना मिलेगा। उसी चेंगबाई लू के आसपास आपको नेपाली भी मिलेंगे, नेपाली खाना भी मिलेगा, नेपाल से भी काफी लोग आते हैं। उसी के थोड़ी सी साइड पे जाएंगे तो आपको पाकिस्तान और अरब कंट्रीज के लोग भी देखने को मिलेंगे, उनका खाना भी काफी अच्छा होता है, आप उनका खाना भी टेस्ट कर सकते हैं। बाकी थोड़ी दूरी पे इधर उधर आप जाएंगे तो काफी सारे होटल रेस्टोरेंट, हाँ चेंगबाई लू के मुकाबले अगर थोड़ी सी इधर उधर जाएंगे तो आपको होटल्स थोड़े सस्ते मिलेंगे, लेकिन चेंगबाई लू पे भी आपको अगर होटल मिलेगा वो जिसकी कीमत आज के हिसाब से 3-3.5 हजार रुपए से रूम स्टार्ट होता है पर डे पे, और 4-5 हजार, जैसी आपका बजट हो, जैसा आप कमरा रूम लेना चाहते हो, कितने लोग हैं वो सब मैटर करता है। हाँ, आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड जरूर कराइएगा, क्योंकि इस चेंगबाई लू पे आपको अगर ब्रेकफास्ट मिलेगा तो वो इंडियन हिसाब से मिलेगा, तो आपका ब्रेकफास्ट का पैसा बच सकता है। तो दोस्तों, ये था कि ग्वांगझोउ के अंदर आप कहां होटल और रेस्टोरेंट देख सकते हैं और ईवू के अंदर कहां आप देख सकते हैं, तो दोनों चीजों को याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए, सबसे अहम होता है उस शहर की भौगोलिक स्थिति कि ग्वांगझोउ, ईवू, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, और वहां पर मतलब कि वेदर कैसा रहेगा, ये सब चीजें आपके दिमाग में आती हैं। आप गलत टाइम पे ग्वांगझोउ या ईवू चले जाए तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो पहले हम ग्वांगझोउ की बात करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया ग्वांगझोउ एक बहुत बड़ी सिटी है, तो वहां का वेदर नॉर्मली ह्यूमिडिटी वाला रहता है। सर्दियों के टाइम पे जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी की सर्दियां होती है, हल्की ठंड होती है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। जबकि ईवू के अंदर दिसंबर, जनवरी, फरवरी के करीब काफी अच्छी खासी ठंड पड़ती है, माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। ग्वांगझोउ जो शहर है उसकी कई जगह ट्रैफिक का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, गलियां छोटी छोटी भी देखने को मिलेंगी, काफी क्राउडेड एरिया है, बहुत दूर दूर तक आपको जाना पड़ेगा बाय टैक्सी और इधर उधर से, तो आपको खाली गलियां भी देखने को छोटी छोटी मिल सकती है। जबकि ईवू शहर में ऐसा नहीं है। ईवू एक डेवलप्ड सिटी है, प्लानिंग से बनाई गई सिटी है, वहां पर आपको बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी सब कुछ देखेंगे, ट्रैफिक का भी काफी स्मूथ रहता है। लेकिन ग्वांगझोउ बहुत बड़ी सिटी और पुरानी सिटी होने की वजह से, इसलिए वहां पर छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर सब बैठे हुए हैं, तो इस हिसाब से ग्वांगझोउ एक डेवलप्ड सिटी है। ऐसा नहीं आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े सब कुछ नहीं, सब कुछ देखने को मिलेगा ग्वांगझोउ में, लेकिन थोड़ी सी गलियां कंजेस्टेड मिलेंगी, थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा। ईवू के अंदर ऐसा नहीं है। ईवू का वेदर बाकी दिनों में, जो गर्मियों के दिनों में है, 25 से 35 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। ग्वांगझोउ में भी यही टेम्परेचर रहता है नॉर्मली, लेकिन ग्वांगझोउ में आपको ह्यूमिडिटी थोड़ी सी महसूस करनी पड़ेगी। दूसरी बात करते हैं दोस्तों वहां के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। देखिए, किसी भी शहर में आप जाते हैं, अब जरूरी नहीं है कि होटल में बैठेंगे, आप होटल से बाहर ही नहीं निकलेंगे। आपका सप्लायर आपको आकर ले जा रहा है, छोड़ जा रहा है, वो बात अलग होती है, लेकिन आपको और जगह भी तो जाना है। कई जगह ऐसी होती है आपको सर्च करना है। अब कितनी बड़ी मार्केट में जाना है, उस मार्केट वाले से कोई सही तो है नहीं कि सारे के सारे आपको लेने आएंगे मार्केट वाले। तो उस मार्केट में जाने के लिए आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, किसी और जगह से किसी दोस्त से मिलने, या शाम को या इधर उधर टाइम पास करने के लिए आप कोई अच्छी फेमस जगह जाना चाहते हैं, तो आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो अब सबसे पहले जो ग्वांगझोउ की बात करते हैं, वहां पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन।
दोस्तों गोंजोऊ के अंदर सबवे यानी कि मेट्रो बहुत इजीली मिलती है। गोंजोऊ को पूरे को कवर कर रखा है मेट्रो ने। आप लोकल मेट्रो से गोंजोऊ के किसी भी जगह पर जा सकते हैं, किसी भी मार्केट के आसपास तक जा सकते हैं, किसी भी सैनिक जो देखने वाली चीजें होती हैं वहां आराम से जा सकते हैं, किसी भी अपनी मार्केट से सप्लायर भी जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि ट्रेवल टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, क्योंकि गोंजोऊ बहुत बड़ी सिटी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि गोंजोऊ बहुत बड़ी सिटी है, तो ट्रेवल टाइम काफी ज्यादा लग सकता है। तो ईवू के अंदर गोंजोऊ के अंदर आप सबवे का इस्तेमाल कीजिएगा, ये आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, चीप पड़ेगा। दूसरा, आप ईवू की बात करते हैं तो ईवू के अंदर अभी सबवे नहीं है, लेकिन बनने की प्लानिंग चल रही है। कुछ एक बनाया गया है, लेकिन अभी वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं है ईवू के अंदर कि आपका, वैसे भी ईवू उतना बड़ा शहर नहीं है ताकि आप वहां जा सके। आप यहां पर ईवू के अंदर बाय टैक्सी, वैसे तो आपको कई बार होटल में ठहरे होते हैं, आपका सप्लायर आपको ले जाता है, आपके रिलेशन अच्छे बन जाए तो आपको ड्रॉप भी कर देगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टैक्सी से आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं। बहुत पहले ईवू के अंदर पैडल रिक्शा, ऑटो ये सब चलते थे, लेकिन अभी नहीं चलते। अब अगर गोंजोऊ में आप टैक्सी लेते हैं तो गोंजोऊ में टैक्सी के फेयर थोड़े से ईवू के मुकाबले ज्यादा है। मान लीजिए कि वहां पर किलोमीटर गोंजोऊ के अंदर आपको पड़ेगा 12 रुपए स्टार्टिंग, जो 12 आरएमबी से स्टार्ट होता है, जबकि ईवू के अंदर 8.5-9 आरएमबी से स्टार्ट होता है, और 0.5 आरएमबी बढ़ता है गोंजोऊ में, सीधा 1 आरएमबी जंप कर जाता है आफ्टर 3 किलोमीटर। तो थोड़ा सा टैक्सी गोंजोऊ के अंदर महंगी है, ईवू के अंदर नहीं है। और टैक्सी आप गोंजोऊ में लेते हैं तो आपको अपने सप्लायर तक या किसी मार्केट तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सबवे का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, ये आपको चीप भी पड़ेगा और अच्छा है। सबवे की जानकारी आपको हर मेट्रो स्टेशन यानी सबवे स्टेशन पर आपको देखने को मिलेगी। ईवू में टैक्सी का इस्तेमाल कीजिए। वैसे तो आपको ईवू शहर के अंदर टैक्सी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो मार्केट है आपके होटल के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप सीधा वहीं जाइए, सुबह से शाम तक वहीं रहिए, उसके बाद होटल में आइए और एंजॉय कीजिए, खाया पीजिए। तो दोस्तों, ये ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कुछ बातें होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेन, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो आपके लिए सबसे जरूरी है, वो है प्रोडक्ट्स। दोस्तों, प्रोडक्ट्स आप परचेज करना चाहते हैं, आप ईवू जाना चाहते हैं या गोंजोऊ जाना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहां से, किस मार्केट से हम प्रोडक्ट को परचेज करें। आपके प्रोडक्ट्स दोनों मार्केट में भी शायद मिल सकते हैं, लेकिन एक मेन बात बता देता हूं कि अगर आप कपड़े की खरीदारी करना चाहते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की खरीदारी करना चाहते हैं, तो आप ईवू मत जाइए, आप उसके लिए गोंजोऊ जाइए। गोंजोऊ में आपको काफी सारे चीजें देखने को, प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे रेडीमेड गारमेंट से। अगर आप होम डेकोरेटिव और स्मॉल कम्युनिटीज के लिए जाना चाहते हैं तो ईवू जाइए। अब देखिए ना, मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं तो उसमें एक अहम बात है मार्केट। जी हां दोस्तों, मार्केट। अब मार्केट, ईवू की मार्केट और गोंजोऊ की मार्केट बहुत डिफरेंट है। गोंजोऊ में आपको जो मार्केट है, आपके प्रोडक्ट्स के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए एक मॉल बने हुए हैं या छोटी छोटी मार्केट्स बनी हुई हैं, दूर दूर है। कोई 2 किलोमीटर दूरी पे, कोई 10 किलोमीटर दूरी पे, कोई 15 किलोमीटर दूरी पे है। तो गोंजोऊ में आपको उन सब मार्केट में, अलग अलग मार्केट में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मॉल भी बने हुए हैं, अच्छी है, होलसेल में मिलता है। लेकिन ईवू में आपको अलग अलग मार्केट में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट एक साथ बनी हुई है, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी 6ठा डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, और इन्हीं 5 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट 1 एक ए भी बन गया है, 2A भी बन गया है। उनके साइड पे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। तो वो काफी मार्केट डेवलप हो रही है, और आपको वहां पर उसी एक मार्केट में काफी सारे स्मॉल कमोडिटीज, होम डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स और जाने क्या क्या, इन सारे प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं ईवू मार्केट में, मेरे पिछले वीडियोस में आप आराम से देख सकते हैं। आपको सारी जानकारी मेरे पिछले वीडियोस में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ईवू की मार्केट में आप आराम से अपने प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, लेकिन वही मैंने बताया कि आपको प्रोडक्ट पहले नेट पे सर्च करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जो परचेज करने जा रहे हैं वो ईवू में मिलेगा, गोंजोऊ में मिलेगा, या चाइना की अन्य किसी सिटी में। देखिए, गोंजोऊ में जो साउथर्न पार्ट है चाइना का, आप इजीली वहां पहुंच गए। तो गोंजोऊ में आप जाते हैं प्रोडक्ट, बड़े प्रोडक्ट्स के लिए। आपको फर्नीचर चाहिए तो आप ईवू जाके फर्नीचर लेने नहीं जाएंगे। आपको रेडीमेड गारमेंट्स का बताया, फर्नीचर लेने के लिए आप ईवू नहीं जाएंगे, आपको गोंजोऊ जाना पड़ेगा। गोंजोऊ के बगल में एक फुशान शहर है, तो आप वहां जाइए। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए भी आप ईवू मत जाइए, उसके लिए आप गोंजोऊ जाइए। गोंजोऊ के बगल में 1-2 घंटे की दूरी पे है शेंजन, जो पूरी दुनिया के में मशहूर है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना कहा जाता है। उस शेंजन के अंदर जाइए, आपको दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स
जितने भी रिलेटेड है, मोबाइल, कंप्यूटर्स, इन सबसे रिलेटेड प्रोडक्ट आपको शेंजन में मिलेंगे। तो आप साउदर्न चाइना में गोंजोऊ या उसके गोंडोंग प्रोविजन में जाके रहिए। लेकिन अगर आपको डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको छोटे छोटे स्मॉल हार्डवेयर प्रोडक्ट चाहिए, मशीनरी नहीं, स्मॉल हार्डवेयर प्रोडक्ट चाहिए, और आप चाहते हैं कि दुनिया भर के छोटे 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 प्रोडक्ट्स इकट्ठे करें, तो और एक ही जगह आपको भटकना ना पड़े, तो उसके लिए ईवू मार्केट सबसे बेस्ट रहेगी। दोस्तों, जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि सर्च करके ही जाइएगा गोंजोऊ में कैसे और, लेकिन सबसे बड़ी मेन बात आती है कि सबके दिमाग में एक बात आती है, यार हम प्रोडक्ट खरीदने तो जा रहे हैं, चाहे वो हम ईवू जाए या गोंजोऊ जाए, लेकिन सस्ता कहां से पड़ेगा। दोस्तों, इसकी तो वैल्यू है ना, क्योंकि कहते हैं कि आपकी अगर परचेज सस्ती होगी तो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि रिटेल तो वही है, सबको मालूम है उसके रिटेल प्राइस क्या है, हर प्रोडक्ट को जानते हैं, ऑनलाइन हर कोई देख लेता है, लेकिन सस्ता कहां पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गोंजोऊ में आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो गोंजोऊ में प्रोडक्ट ईवू के मुकाबले 10% आपको महंगा मिलेगा, जबकि ईवू में आपको वही प्रोडक्ट 10% सस्ता मिलेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं कि यार इसके पीछे, वैसे तो देखिए गोंजोऊ बहुत बड़ी शहर है और गोंजोऊ में भी और उसके आसपास भी काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, लेकिन वहां पर महंगा क्यों? क्योंकि गोंजोऊ के जितने भी छोटे छोटे मॉल्स और छोटी मार्केट्स या बड़े मॉल्स के अंदर जो लोग बाग बैठे हुए हैं वो ज्यादातर ट्रेडर्स है, ज्यादातर वो ट्रेडर्स है, और वो ट्रेडर्स है, इसी वजह से वो थोड़ा सा महंगा मिलता है। लेकिन ईवू के अंदर आप ईवू फुतियान मार्केट जिसको कहते हैं, या वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड मार्ट जो है, उस मार्केट में आप जाते हैं तो वहां पर आपको मैक्सिमम जितनी भी, उस मार्केट के अंदर 1 लाख से ऊपर दुकानें हैं, उस मार्केट के अंदर मैक्सिमम जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं मैन्युफैक्चरर, और हाँ थोड़ा सा चीप प्रोडक्ट भी मिलते हैं। गोंजोऊ के अंदर आपको लार्ज क्वांटिटी की बात कर सकते हैं, भाई आप अपना प्रोडक्ट दिखा के अब लार्ज क्वांटिटी में बात कर सकते हैं। ईवू में आपको लार्ज क्वांटिटी में तो नहीं, लेकिन एक अच्छी मास क्वांटिटी में बात कर सकते हैं। अब इन क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तो क्वांटिटी में आपको बता दूं, गोंजोऊ शहर के अंदर आप किसी भी जगह पर जाते हैं, होलसेल मार्केट में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मान लीजिए आपने घड़ी ले ली, अब आप चाहते हैं कि यार मैं ये वाली घड़ी मेरे को 10-15 पीस ही चाहिए, तो आप गोंजोऊ में जाएंगे, 10-15 पीस किसी भी कुछ से कहेंगे तो 10-15 पीस आपको दे देगा। आप यहीं अगर ईवू मार्केट में जाते हैं और आप देखते हैं, उससे बोलते हैं कि यार मेरे को ये घड़ी चाहिए और मेरे को 15 पीस चाहिए या 12 पीस चाहिए, 20 पीस चाहिए मैक्सिमम, तो शायद वो आपको मना कर देगा। ईवू मार्केट में वो कहेगा नहीं, 100 पीस से नीचे नहीं दूंगा, 100 पीस की मेरा बॉक्स है, मैं तो इस एक कार्टून से नीचे नहीं दूंगा। लेकिन गोंजोऊ में आपको वो कम क्वांटिटी में दे देंगे, शायद इसी वजह से वो आपसे 10% एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको ईवू में सस्ता मिल रहा है तो आप ईवू से परचेसिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर क्वांटिटी में माल को परचेस करना पड़ेगा। वहीं गोंजोऊ में आप छोटी क्वांटिटी में भी सामान ले सकते हैं। कई बार होता है ना, हम फैमिली के लिए कुछ लेना चाहते हैं, यार मेरे 10-15 दोस्त है, मेरे बच्चे हैं या मेरे और रिलेटिव है, मैं उनके लिए यार 10-20 पीस ले जाऊं। ईवू मार्केट में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आपको होलसेल में देंगे, तो वो कहेंगे कि एक कार्टून लो 50 पीस का, 100 पीस का, 200 पीस का, 500 पीस का। आप क्या करेंगे इतना? आप तो अपने फैमिली, तो वो उसके लिए आप गोंजोऊ मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन आज लोकल परचेजिंग वैसे करनी है, 2-4-5 पीस है तो वो ईवू में भी मार्केट मिल जाएगी आपको, जैसे नाइट मार्केट है, गोंजोऊ में भी नाइट मार्केट मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर अपने फैमिली के लिए परचेजिंग कर सकते हैं। अभी बात क्योंकि हमारी मेन है होलसेल की बात, तो दोस्तों ये सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अहम बात यह है कि आप गोंजोऊ जाते हैं तो गोंजोऊ से आप परचेजिंग करते हैं, आपको क्वांटिटी में या लो क्वांटिटी में मिल जाता है। लेकिन गोंजोऊ में कौन लोग जाते हैं, किन के लिए अच्छी बात है? देखिए, आप छोटे दुकानदार हैं और आपको मालूम है कि आपको 50 तरह के प्रोडक्ट चाहिए। हाँ, गोंजोऊ मार्केट है, बहुत बड़ा शहर है, तो आपको भटकना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्केट बनी हुई है, वहां मैन्युफैक्चरिंग भी बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री, तो अलग अलग भटकना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा प्रोडक्ट, क्योंकि आप छोटे दुकानदार हैं, आप बहुत बड़े दुकानदार नहीं है या बहुत बड़े इंपोर्टर नहीं है कि आप करें, तो आप वहां पर जाके इकट्ठा करते हैं थोड़ा सामान और वहां से भेजते हैं। लेकिन ईवू मार्केट में अगर आप काफी अच्छा है, लार्ज क्वांटिटी में काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मैं वहां से होलसेल में लाऊं और यहां दुकानदारों को बेचूं, तो ईवू मार्केट आपके लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज, आप मशीनरी लेने मत पहुंच जाइएगा, या कपड़े या कोई और बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स लेने के लिए वो मार्केट आपके लिए नहीं है। तो स्मॉल क्वांटिटीज के लिए आप
उस मार्केट में जाइए और अच्छे खासी इकट्ठा कर सकते हैं आप। उस ईवू जो मार्केट है उसके अंदर आप पूरा दिन, एक दिन 2 दिन, आपको मान लो गोंजो के अंदर आपको परचेजिंग करनी है, तो गोंजो के बारे में एक चीज और बता दूं कि गोंजो की मार्केट आपको 1 या 2 या 5 या 10 दिन या पहली विजिट में नहीं समझ में आएगी। आप अगर किसी के साथ जाते हैं जो 2 4 5 बार पहले गोंजो जा चुका है, वो शायद वो समझता होगा मार्केट को, उस मार्केट की हालात को, वहां की गलियों को समझता होगा। लेकिन आप पहली बारी में आप गोंजो को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। 5 10 15 दिन के अंदर आपको 2 3 4 बार जाना पड़ेगा, तब आपको गोंजो मार्केट समझ में आएगी, वहां से लोगों का बिहेव समझ में आएगा, वहां के लोगों से व्यापार करने का समझ में आएगा। लेकिन ईवू में अगर आप पहली बार जाते हैं तो 2 या 3 दिन में ही आपको मार्केट समझ आ जाती है, क्योंकि वो मार्केट ही एक ही है। आपको समझ में आ जाएगा, इतना बड़ा शहर नहीं है, कुछ और परचेजिंग करनी है, कुछ अलग है तो है। इंडस्ट्रीज गोंजो में भी ईवू में भी मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रीज भी है, और लेकिन बैठे हुए तो अपने हिसाब से, तो आपको कोई वो नहीं है। उस मार्केट में आप 2 4 दिन घूमोगे, आपको पता चल जाएगा यार यहाँ है। और अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आपको गेट से भी मिल जाएगी, और किसी से भी पूछोगे कौन से फ्लोर पे कौन सी चीज मिलती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको इजी। लेकिन गोंजो में आपको भटकना पड़ेगा, हर चीज को देखनी पड़ेगा, आपको पहले समझना पड़ेगा, पहली बार में, दूसरी बारी में, तीसरी बारी में समझना पड़ेगा। तो गोंजो और ईवू की मार्केट में ये थोड़ा सा अंतर है। दोस्तों, बहुत से लोग जो है वो कहते हैं गोंजो इसलिए हम जाना चाहते हैं कि गोंजो के अंदर कैंटोन फेयर लगता है, जो दुनिया का सबसे बड़ी एग्जीबिशन है, जो सबसे बड़ा फेयर है। सही बात है, लेकिन आप क्यों जाना चाहते हैं? अगर आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, आप कंटेनर के कंटेनर का ऑर्डर करना चाहते हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो आपके लिए कैंटोन फेयर सबसे बेस्ट जगह है। लेकिन आपकी कंटेनर की क्वांटिटी नहीं है, आपको कंटेनर खरीदने नहीं है, तो आप गोंजो में उस कैंटोन फेयर में जाके क्या करेंगे? आपको बता दूं, वहां पर जितने भी एग्जीबिटर लगते हैं वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी के लिए लगते हैं। कोई छोटी क्वांटिटी, छोटा भाई मेरे जैसा छोटा दुकानदार है जिसको 10-20 हजार डॉलर का माल खरीदना है, मैं कैंटोन फेयर में मेरे को पूछेगा भी नहीं कोई। तो दोस्तों, वहां पर मोटी डीलिंग के लिए कैंटोन फेयर जो अक्टूबर और अप्रैल में लगता है गोंजो में, तो वहां पर आ जा सकते हैं। गोंजो में बहुत सारी एग्जीबिशन अलग अलग से रिलेटेड लगती है। अब वहीं पर ईवू के अंदर कोई एग्जीबिशन इतनी नहीं लगती, 2 या 3 या 4 एग्जीबिशन ईवू या उसके आसपास की सिटी में लगती है। लेकिन ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन मार्केट है, जो 12 महीने चलती है। सिर्फ 10 से 15 दिन बंद होती है, वो जब उनका न्यू ईयर होता है, चाइनीज न्यू ईयर, वरना वो हमेशा खुली रहती है। अब पहले होता था ईवू में कि क्वांटिटी की बात होती थी, यार नहीं आपको इतना इतना, अब मिक्स करा के बनवाइए ना कार्टून। भाई अगर किसी चीज का 100 पीस का कार्टून है तो सेम प्रोडक्ट उसी दुकान से उठाइए, 5 तरह के मिक्स करा लीजिए, एक कार्टून बन गया। और दूसरे उठाइए, उनको उनके साइज के हिसाब से मिक्स करा लीजिए, ऐसे 2 4 कार्टून बन जाएंगे। कैंटोन फेयर अलग है, गोंजो में आप छोटी छोटी क्वांटिटी, तो उस तरह से आप ईवू में भी क्वांटिटी का खेल खेल सकते हैं। बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। कैंटोन फेयर में क्या बार्गेनिंग करेंगे, वहां बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डीलर बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी बार्गेनिंग में वहां पर क्या हो। तो कैंटोन फेयर अच्छा है, आप जाइए। अगर आपके बहुत बड़ा बिजनेस है, आप छोटे दुकानदार हैं, तो आपके लिए कैंटोन फेयर किसी भी हालत में सही नहीं है। दोस्तों, अब जो सबसे एक और बात होती है, शिपिंग। शिपिंग कैसे अच्छी पड़ेगी? दोस्तों, शिपिंग का क्या है, आपने गोंजो में माल परचेज किया, अब शिपिंग एजेंट वहां पर कहां पर है? तो दोस्तों, शिपिंग एजेंट इंडिया, चाइना टू गोंजो टू इंडिया, बहुत सारे शिपिंग एजेंट आपको गोंजो में देखने को मिलेंगे, जो बाय सी और बाय एयर का काम करते हैं। आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि गोंजो बहुत बड़ी सिटी है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं। तो आपको वहां पर सर्च करना पड़ेगा, आपको शिपिंग एजेंट मिल जाएंगे। तो शिपिंग एजेंट आपको, लेकिन क्या होता है कि गोंजो से जो शिपमेंट है, मान लीजिए आप गोंजो के किसी व्यापारी के पास गए, वहां से आपने कोई भी माल खरीदा, तो वो माल लेंगे और ठीक है जी, उन्होंने चेक किया, बोला कितने दिन में आप पैक कर देंगे, तो कहेंगे 4 या 5 दिन में पैक हो जाएगा, आपके हम शिपिंग एजेंट तक पहुंचा देंगे। वही मैं बात करूं ईवू की, ईवू में शिपिंग एजेंट, आपको ईवू में शिपिंग एजेंट बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ईवू टू इंडिया शिपमेंट भेजते हैं। आपको मैंने बताया था चेंगबई लू, जहां पर होटल है, रेस्टोरेंट है, वहीं पर उसी रोड पर आपको काफी सारे इंडिया के लिए शिपिंग एजेंट देखने को मिल जाएंगे। आप उन किसी भी शिपिंग एजेंट के पास जाइए, उससे बात कीजिए, वो आपका सामान वहां से पिक करके आपके घर, आपके वेयर हाउस तक पहुंचा देगा।
तो ईवू के अंदर शिपिंग एजेंट ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है बजाय गोंजो। यही बात अगर आप ईवू फुटियान मार्केट से कोई माल लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो 4 या कितने दिन में देगा, तो वो कम से कम 15 दिन का टाइम मांगेगा। हाँ, शिपिंग के लिए, पैकिंग के लिए जो वहां के ईवू के व्यापारी हैं वो ज्यादा टाइम मांगते हैं और गोंजो के कम। इसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि गोंजो में जितने भी ये व्यापारी बैठे हुए हैं, ज्यादातर मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग वाले बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, उनके वेयर हाउस जो है वो नजदीक ही है, उनके पास वो क्वांटिटी उनके वेयर हाउस में पड़ी हुई है। वो फटाफट वो कहेंगे ठीक है जी, उन्होंने ऑर्डर बनाना है और अपने वेयर हाउस में भेजना है और आपका माल पैक करके 4 या 5 दिन में आपके शिपिंग एजेंट के पास पहुंच जाएगा। लेकिन ईवू में ऐसा नहीं है। वो आपसे ऑर्डर लेंगे, उनकी कंपनी ईवू में नहीं हो सकती, वो कहीं भी चाइना के किसी शहर में हो सकती है, 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर भी हो सकती है। गोंजो में भी हो सकती है और वो बीजिंग में भी हो सकती है। तो वहां ऑर्डर करेंगे, वहां से वो माल बनेगा या बना भी होगा तो टाइम लगेगा, उसके लिए प्रोसेसिंग का टाइम लगता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है, वो ट्रेडर नहीं है। वो तो उसके लिए टाइम लेते हैं कि भाई किसी भी चीज को, आइटम को बनाना, उसको पैक करना। तो ईवू में शिपिंग के लिए, जो माल रेडी करने के लिए, पैकिंग के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि गोंजो में इतना टाइम नहीं लगता। उनके वेयर हाउस सारे बने हुए हैं, आसपास ही हैं, तो वो इजीली जल्दी से जल्दी आपको पैक कर देते हैं। लेकिन ईवू में ऐसा नहीं होता, वो टाइम लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये सारा मैंने जो आपको बातें बताई, जितनी भी कैसे पहुंचे से लेकर शिपिंग, प्रोडक्ट्स, ये वो आपको सबको बताया कि भाई आपको ऑनलाइन सारा सर्च करके ही जाना है। उससे पहले आपको चाइना जाने का, ना चाहे गोंजो हो या ईवू हो, जाने का कोई फायदा नहीं। एक चीज और बता देता हूं चलते चलते, लास्ट में 2-3 बातों का आप ध्यान रखिएगा। गोंजो शहर सबसे पहले, क्योंकि गोंजो बहुत बड़ा पुराना शहर है और बहुत डेवलप भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्राउडेड है। वहां पर स्कैम भी होते हैं, चोरी चकारी का भी खतरा रहता है। स्कैम में मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है कि वहां के लोग जो है आपको नकली नोट भी पकड़ा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पॉकेट भी कट सकती है आपकी वहां पर, क्योंकि पुराने लोग हैं, पुरानी सोच के भी कई होते हैं। वो हर देश में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी देश में नहीं। तो आपको गोंजो में ये देखना मिलेगा कि गोंजो में नकली नोट चलन, पॉकेट मारी और थोड़ा सा फ्रॉड कर देने का, एक दूसरे को चीट करने का, ये होता है। लेकिन ईवू शहर में ये सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, शाम के टाइम पे आप घूमना चाहते हैं तो गोंजो के आसपास, और गोंजो में बहुत सारे ऑप्शन है घूमने के लिए। ईवू में भी हैं, लेकिन इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है घूमने के। हाँ, नाइट मार्केट दोनों शहरों में मिलेगी, आसपास छोटे छोटे घूमने की जगह मिलेगी, टाइम पास है कर सकते हैं। गोंजो में आप इधर निकल सकते हैं, उधर निकल सकते हैं। इधर शेंजेन है, 2 घंटे का रास्ता है, फुशान चले गए या और कोई सिटी में आसपास भी चले गए। ईवू के आसपास भी जा सकते हैं। हंगझोउ बहुत अच्छी सिटी है, जिनुआ बहुत अच्छी सिटी है, यांगकांग बहुत अच्छी सिटी है। आप इधर जा सकते हैं, लेकिन अपने टाइम के साथ। बस ईवू की मार्केट आपके वॉकिंग डिस्टेंस में है और गोंजो की मार्केट आपको बाय मेट्रो, बाय बस, बाय टैक्सी आपको जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें बता दी। एक चीज और बताना भूल गया, वो सबसे अहम है कि ईवू की मार्केट शाम को 5-5:30 बजे बंद हो जाती है, लेकिन गोंजो की मार्केट शाम के 7 बजे तक खुली रहती है। तो टाइमिंग का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद शाम को कैसे टाइम पास करना है, मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं कि गलियों में भटकना है आपको। तो दोस्तों ये थी गोंजो और ईवू के बारे में जानकारी कि गोंजो में क्या कैसा है और ईवू कैसा है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए आपका कौन सा प्रोडक्ट है और आपको क्या चीज परचेज करनी है, गोंजो से या ईवू से। तो दोस्तों आपका खुद कंक्लूजन है। आई थिंक दोनों मार्केट अच्छी हैं, दोनों जगह से आप सामान ले सकते हैं। बस आपको सोचना है कि आपका प्रोडक्ट किस मार्केट में है और आपको कितनी बड़ी क्वांटिटी में और कितनी वैरायटी में आपको सामान खरीदना है। दोस्तों आप बताइए ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर भी दोस्तों के साथ जरूर करना, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना, और चैनल को एक बार फिर से कह रहा हूं कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो आपकी उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाए कि आप इस भारत सुने जाने कोई वीडियो बनाया, भाई देख ले। धन्यवाद।